इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, स्कूल लेवल में चलता है, कुछ उल्टा पुल्टा लिख दो। फ्रॉम द स्टेटमेंट इटसेल्फ, इन द डेफिनेशन इटसेल्फ देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट इज वेरी रॉन्गली इंटरप्रेटेड। तो हम लोग सही इंटरप्रिटेशन के साथ देखेंगे। सारे न्यूमेरिकल इसी इंटरप्रिटेशन के साथ बनेगा, दूसरे के साथ नहीं बनेगा। क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना चाहते हैं कि गॉस लॉ क्या कहता है। वी हैव अंडरस्टूड गॉस लॉ क्या कहता है, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस। आज की क्लास अटेंड करने से पहले आपको गॉस लॉ का थ्योरी पार्ट 1, थ्योरी पार्ट 2 दोनों क्लास कर लेना जरूरी है। जो अगर वो दोनों क्लास मिस किए हैं, ये क्लास करने से उनको समझ में नहीं आएगा। सो यू मस्ट गो फॉर गॉस लॉ थ्योरी पार्ट 1 2021, थ्योरी पार्ट 2 2021। ये दोनों करने के बाद ही आज की क्लास समझ में आएगा। तो गॉस लॉ में हम लोग देखे हैं कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन। हम लोग एप्सिलॉन 0 लिखते थे, हम लिखेंगे एप्सिलॉन, where epsilon is the permittivity of the boundary of the closed surface, ये हो गया गॉस लॉ। कहने का मतलब है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज हम कहेंगे हियर इज ए चार्ज ऑफ q कूलम्स। थोड़ा ध्यान से देखना, इट इज समहाउ केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन r। इसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन r, and that is again further enclosed by a thick conducting sphere. So this is a thick conducting sphere। ये क्या है, ये है कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर q कूलम चार्ज है। आई एम गिविंग यू two different enclosures. This q coulomb charge is enclosed by this medium as well as it is enclosed by this medium। ऐसे करके दो अलग अलग मीडियम है जो ये q coulomb चार्ज को enclose करके रखे हैं। Now I want to make use of Gauss law for two surfaces that I choose in these mediums. Suppose I consider a closed surface like this। कोई भी एक closed surface, ये surface का नाम हो गया S1, and I consider another closed surface here. This is a closed surface S2। समझ में आया क्या? And for your understanding, I consider a third closed surface here। कहाँ पर? एयर में। इसके चारों तरफ एयर है, एयर में एक क्लोज सरफेस में ले लिया। दिस इज इन एयर, नाम है S3। अगर हमें पूछा जाएगा कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस S1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है कि इट इज Q enclosed or Q inside by epsilon। What is epsilon? Epsilon is the permittivity of the boundary of the closed surface। जो क्लोज सरफेस ले रहे हैं उसका बाउंड्री का परमिटिविटी कितना होगा, एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन r। So it will be q in by एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। q in मतलब the charge inside, that is q। Out of the closed surface S2 कहाँ है, यहाँ। What is the flux coming out of this surface? The flux coming out of this surface, you say again q by epsilon। But for a conductor, what is the value of epsilon r? What is the for a conductor? Infinite। Yes, you understand। q in by epsilon 0 into infinite, because
फॉर ए कंडक्टर एप्सिलॉन आर इज इनफाइनाइट। तो हम ये हो गया कितना 0, दैट मींस नो फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी हियर, फ्लक्स बाय एरिया, इंटेंसिटी 0, इनसाइड द कंडक्टर इंटेंसिटी 0। अगर आप अपना स्कूल वाले एनसीईआरटी वाले डेफिनेशन लोगे तो फिर तो यहाँ पर भी कुछ इंटेंसिटी मिल जाएगा, जबकि कंडक्टर के अंदर कोई इंटेंसिटी होता नहीं है ना, कंडक्टर के अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं होता है। अच्छा, तो अब क्लोज सरफेस S3, क्लोज सरफेस S3 कहाँ है बताओ? S3 ये तो पूरा बाहर है एयर में, तो क्या हो जाएगा Q इन बाय एप्सिलॉन 0। तो देखो तो कौन सा सरफेस से सबसे ज्यादा फ्लक्स निकल रहा है? बाहर वाला। यहां से जितना फ्लक्स, ये भी तो एयर है, यहां से जितना निकल रहा है यहां से भी उतना ही निकल रहा है, लेकिन रास्ते में उतना नहीं है। दैट मींस द फ्लक्स बिकम्स डिसकंटिन्यूअस। सारा का सारा फ्लक्स आके यहाँ पे खत्म हो जाता है, खत्म हो जाने के बाद फिर यहां से निकलता है, फ्लक्स इज बिकम डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहला चीज याद रखना, जब भी आपको गॉस लॉ की एप्लीकेशन होगा, इफ यू आर गोइंग फॉर स्कूल लेवल राइट स्टेटमेंट और डेरिवेशन एप्सिलॉन 0 लिखो, तुम्हारे स्कूल वाले खुश रहेंगे, अदरवाइज योर मिस विल मिस यू। ठीक है, बट वंस यू आर गोइंग टू राइट एनीथिंग इन द जेईई एग्जाम, रिमेंबर phi associated is Q in by epsilon not epsilon 0, and this is always calculated associated with a closed surface, open surface के साथ कोई मतलब नहीं होता है। तो गॉस लॉ के बारे में पहला चीज हम लोग देख लिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सारा पॉइंट हम लोग डिस्कशन तो किए हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि ये जो फ्लक्स निकलता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे है। फ्लक्स निकलता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम जानते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज के लिए फ्लक्स ऐसे निकलेगा, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज, द लाइंस ऑफ फ्लक्स विल गो लाइक दिस, एंड इफ इट इज ए नेगेटिव चार्ज, लाइंस ऑफ फ्लक्स विल एंटर इनटू लाइक दिस। अब अगर कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, मतलब आसपास में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, दूसरा चार्ज होता तो ये मान लो कि इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होता तो कुछ लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे बेंड होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ चले जाते। कोई दूसरा चार्ज नहीं है, आइसोलेटेड चार्ज है, then the lines of flux will go radially away from the positive charge or towards the negative charge, provided it is an isolated charge. तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जानने के लिए हमें एक छोटा सा मैथमेटिकल टर्म सीखना पड़ेगा, that is what is called solid angle. ठीक है, what is solid angle? Let us understand. Solid angle, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, कोई आपको नहीं पूछेगा डिफाइन सॉलिड एंगल, हाउ यू कैलकुलेट सॉलिड एंगल, कुछ नहीं पूछेगा, आपको यूज करना आना चाहिए सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन होता है यूनिट। क्या होता है सॉलिड एंगल? अच्छा, हाउ यू डिफाइन रेडियन? हाउ यू डिफाइन रेडियन? सपोज यू टेक ए सर्किल ऑफ रेडियस r, then you choose an arc length whose length is equal to r, whatever angle that subtends here, that is called 1 radian, है कि नहीं? तो पूरा लेंथ होता है 2 पाई r, तो पूरा एंगल होता है 2 पाई रेडियन। तो हाउ रेडियन इज ए 2 डायमेंशनल एंगल, हाउ यू डिफाइन इट? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ ऑफ ए सर्किल whose arc length is equal to the radius of the circle। मतलब रेडियस अगर सर्किल का r हुआ, उतना ही लंबे का आर्क लेंथ ले लो, जितना एंगल करेगा वो 1 रेडियन है। 2 आर ले लेंगे तो टोटल एंगल होगा 2 रेडियंस। ये पूरा लेंथ कितना है? 2 पाई आर। कितना एंगल होता है? 2 पाई रेडियंस, जिसको आप 360 डिग्री भी कहते हो। ठीक है, ठीक है, ये तो रेडियन है, 2 डायमेंशनल एंगल है, समझ में आ गया। ये सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल इज, it is a measure of region of view covered by an object at the eye
डेफिनेशन तो लिखा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा आंख, ये मेरा सपोज दिस इज व्हाट इज माय आई एंड आई कैन सी एंटायर दिस, चारों तरफ ये मैं देख सकता हूं क्या क्या है, किधर क्या हो रहा है। यहां पर मेरे सामने कोई एक चीज रह गया है, तो इस सीधे में, इसके सीधे में इधर जो चीजें हो रहा है वो मुझे दिखाई नहीं देगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं चारों तरफ की सारा चीजों को देख सकता हूं, लेकिन इसके बियॉन्ड जो हो रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कवरिंग माय रीजन ऑफ व्यू। मैं जितना जगह देख रहा हूं, मेरा व्यू वर्ल्ड है, उसका कुछ हिस्सा कोई कवर कर लेता है। कितना एंगल कवर कर लेता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, सोचो मैं कोन की, यहाँ पर कोन में एक होल किया गया है और इधर थ्रू दी कोन मैं स्काई का कुछ हिस्सा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा आंख कोन नहीं होता तो पूरा चारों तरफ की चीजों को, सपोज आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, तो विद एन आई कैन सी द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर। बट ऐसे कोन लगा के देखेंगे तो कुछ हिस्सा ही देख पाएंगे, है ना। तो कोन को सोचो कितना एक सॉलिड एंगल हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 2 डायमेंशनल एंगल, कोन में एक 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है, दैट इज व्हाट इज द सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या दे रहा है आइडिया, इट इज गिविंग यू एन आइडिया ऑफ द पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ व्यू कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट योर आई। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सामने कुछ चीजें लिखा हुआ है और मेरे आंखों के सामने ये हाथ को मैं ऐसे रख दूंगा तो मैं वो चीजों को नहीं देख पाऊंगा क्योंकि एक वाइडर रीजन इसके पीछे जो है छुप गया, मैं देख नहीं पा रहा हूं। हाथ यहाँ पर रहेगा, मैं नहीं, कोई दूसरा देख रहा है, पीछे से देख रहा है, तो यही हाथ उसके पास कम एंगल ऑफ सॉलिड एंगल बनाएगा, मेरे पास ज्यादा सॉलिड एंगल बना रहा है बिकॉज इट इज कवरिंग लार्जर पार्ट ऑफ माई व्यू, बट दैट इज कवरिंग फॉर द सेकंड पर्सन जो मेरे पीछे है और यहाँ से दूर है हाथ से, उसके लिए तो एक स्मॉलर पार्ट ऑफ व्यू को कवर कर रहा है, मतलब वहां पे सॉलिड एंगल कम हो रहा है, वो जो उनका सॉलिड एंगल को देख नहीं पा रहा है, सिंगल सॉलिड एंगल में वो देख नहीं पा रहा है, मेरे लिए सॉलिड एंगल ज्यादा हो रहा है। आर यू गेटिंग? क्या थोड़ा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अब न्यूमेरिकल सॉलिड एंगल को कैसे मेजर करेंगे? जैसे रेडियन को कैसे मेजर कर रहे थे, रेडियन को कैसे मेजर कर रहे थे, रेडियन को ऐसे मेजर कर रहे थे कि the angle subtended by an arc length equal to radius of the circle was the radian. Similarly the angle subtended by an arc length, the angle subtended by an arc length in area r square on the surface of a sphere, of radius r. कहां पे? A, center of sphere is called 1 stellium. 1 stellium. So what is 1 stellium? You could follow. जैसे एक आर्क लेंथ इक्वल टू आर जितना एंगल करता था वो 1 रेडियन होता है। सिमिलरली आपको अगर 1 स्टेरियन ड्रॉ करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, देन यू कंसीडर ए स्मॉल एरिया ऑन द स्फीयर, से ऑफ एरिया r स्क्वायर। ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर का एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है जिसका एरिया कितना है r स्क्वायर। अगर एरिया r स्क्वायर है तो ये हिस्सा सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनाएगा, रेडियस इसका r है, जो सॉलिड एंगल बनाएगा वो होगा 1 स्टेरियन। सॉलिड एंगल इज 1 स्टेरियन। इट्स ए 3 डायमेंशनल एंगल, आई कैन नॉट ड्रॉ इट, द बोर्ड इज 2 डायमेंशनल, द बोर्ड इज 2 डायमेंशनल, आई कैन नॉट ड्रॉ a 3 डायमेंशनल फिगर ऑन ए 2 डायमेंशनल बोर्ड।
तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो सोचो कि एक जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दैट इज 1 स्टेरेडियन। तो 2r स्क्वायर एरिया लेंगे तो कितना स्टेरेडियन बनेगा? अगर एरिया लेंगे 2r स्क्वायर तो कितना टोटल स्टेरेडियन? 2 स्टेरेडियन। अच्छा, पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द 4 पाई r स्क्वायर। तो व्हाट इज द टोटल सॉलिड एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ ए टोटल सॉलिड एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर? 4 पाई स्क्वायर। यस, 4 पाई। किसी एक पॉइंट में जो 2 डायमेंशनल एंगल है दैट इज 2 पाई रेडियंस, बट जो 3 डायमेंशनल एंगल है दैट इज 4 पाई स्टेरेडियंस। समझ में आ रहा है क्या? 4 पाई स्टेरेडियंस समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन को ही थोड़ा हम और आगे ले रहे हैं, कहेंगे द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय और सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए स्फीयर is 4 pi स्टेरेडियन। क्या बड़ा स्फीयर के लिए सेंटर में ज्यादा स्टेरेडियन होगा, छोटा स्फीयर के लिए सेंटर में कम स्टेरेडियन होगा? ऐसा नहीं, इक्वल होगा। दूसरी चीज ये है कि बताओ, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ढक्कन ऐसा है, स्फेरिकल पार्ट का ढक्कन है, एक स्फेरिकल पार्ट का ढक्कन है। ये जो स्फेरिकल पार्ट का ढक्कन है, ये यहाँ पे ज्यादा सॉलिड एंगल बनाएगा कि यहाँ पे ज्यादा सॉलिड एंगल बनाएगा? सॉलिड एंगल अबाउट ए इज मोर और अबाउट बी इज मोर। ये तो एग्जाम सेम कैसे होगा भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यू आर कवरिंग लार्जर पार्ट ऑफ, इट इज कवरिंग लार्जर पार्ट ऑफ योर व्यू। यहाँ से देखोगे तो काफी चीज दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चीज आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। क्या बोले? इट वाज the region of view covered by an object। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, ये यहाँ से देखोगे और यहाँ से देखोगे तो और भी ऑलमोस्ट 50% कवर हो गया लगेगा, है कि नहीं? यहाँ से देखोगे तो लगेगा कि 50% कवर हो गया, यहाँ से देखो 50 से थोड़ा कम, इधर लो तो और भी थोड़ी थोड़ी चीज दिखने लगा, जैसे दूर चले गए और बगल की चीजें दिखने लगा। Are you getting? That means here solid angle about O, solid angle about O for the same object, for this cap you say solid angle about O is much more than solid angle about A is much more than solid angle about B। solid angle को ओम से डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। एस ओम दी solid एंगल मैं क्यों बता रहा हूं, आगे बहुत जरूरत में आएगा। द सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ स्फीयर एट ए is more than that at B। ये चीज समझ में आया? ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। कितना कितना मालूम नहीं, बट इट इज मोर। यहाँ पर ज्यादा एंगल कर रहा है, यहाँ पर एक कम एंगल कर रहा है, और भी दूर में जाएंगे और भी कम एंगल हो जाएगा। इनफैक्ट हम क्या देख रहे हैं, आर स्क्वायर में 1 सॉलिड एंगल होता है। अगर हम सॉलिड एंगल का फॉर्मूला को लिखने की कोशिश करेंगे, यहीं पे लिख देंगे, तो सॉलिड एंगल को क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे कि आर स्क्वायर एरिया में होता है 1 स्टेरेडियन, तो ए एरिया में कितना स्टेरेडियन होगा? ए बाई आर स्क्वायर, एरिया कवर्ड बाई आर स्क्वायर। मैं लेकिन वो फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, जो कि आपको हायर लेवल बुक्स में मिल जाएंगे, बट दैट इज बिट कंफ्यूजिंग। वो एरिया कौन सा एरिया है, तो अननेसेसरी वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए वो फॉर्मूला को मैं नहीं दे रहा हूं। वो ए बाई आर स्क्वायर है, ए इज द एरिया ऑफ द स्फीयर। हाँ, स्फीयर के लिए लिख सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर ए स्फीयर वी कैन राइट। हाँ, ऐसे करके लिख देंगे तो शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लिखेंगे द सॉलिड एंगल
स्टेरेडियन होता है, तो ए एरिया में कितना स्टेरेडियन होगा? ऑब्वियसली ए बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन, ठीक है, ए बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन। और इसमें आर क्या है? आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। मैं बहुत सारा तरीका अपना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर कोई एक स्फीयर है, उसका कोई एक हिस्सा को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा सेंटर पे कितना कर रहा है एंगल। अगर ये एरिया ए है तो सेंटर पे कितना स्टेरेडियन हो रहा है? द स्टेरेडियन एट द सेंटर इज ए बाय आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? इट इज इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर। ओमेगा सिंबल नहीं है, ये जो ओम वाला दे रहे हैं ना, वो सिंबल नहीं है, वो मतलब आई मीन यूनिट नहीं है, सिंबल है। सो दिस वे यू फाइंड दिस इज द सॉलिड एंगल। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आया, लेकिन सॉलिड एंगल इज नथिंग टू डू विथ ए स्फेरिकल बॉडी, इतना तो हमें समझ में आ गया। जैसे रेडियन हैज नथिंग टू डू विथ ए सर्कुलर पाथ, नहीं, ये एक एंगल है, सर्कल की टर्म से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली सॉलिड एंगल एक थ्री डायमेंशनल एंगल है, स्फीयर की टर्म से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊंगा और पूछूंगा कि सपोज यहाँ पर कोई एक रिंग है, ये रिंग है और यहाँ पे, यहाँ से कितने दूर पे से ये डिस्टेंस पे, सपोज कुछ h डिस्टेंस पे ये रिंग है जिसका रेडियस r है। ये कुछ मान लो कि रिंग तो नहीं है, ये सर्कुलर प्लेट है, इट्स ए सर्कुलर डिस्क, इट्स ए डिस्क है और ये कुछ सॉलिड एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। दूसरा केस में मैं कंसीडर कर रहा हूं और एक रिंग शेप्ड बॉडी जिसका रेडियस r तो है, लेकिन वो सर्कुलर डिस्क जैसे नहीं है, देखने में कुछ ऐसा है, और मैं अभी यहां से कुछ h डिस्टेंस में हूं, h डिस्टेंस में अभी भी हूं। थोड़ा समझने की कोशिश करना प्लीज। तो मैं बोल रहा हूं कि अब देखो, इस केस में ये ढक्कन जैसा कोई चीज दिख रहा है और ये प्लेट दिख रहा है, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्फीयर। अच्छा, कौन से केस में अगर आप O से देखोगे तो आपको चारों तरफ का मेजर पार्ट, मतलब कौन सा केस में मेजर पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया? ये केस में ज्यादा पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा कि ये केस में ज्यादा पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा? इक्वल होगा ना? यस, ये चीज समझना है। मतलब ये शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। व्हाटएवर इज द सॉलिड एंगल हियर, सेम इज द सॉलिड एंगल हियर। इसलिए मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं। जबकि इस केस में एरिया है पाई आर स्क्वायर और इस केस में एरिया इज समथिंग मोर देन पाई आर स्क्वायर। टू डिफाइन दैट आई हैव टू गो डीप इनटू दैट अगेन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हॉलो स्फेरिकल पार्ट हो या सॉलिड स्फेरिकल पार्ट हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सॉलिड स्फेरिकल पार्ट हो मतलब ये भरा हुआ है, ये फेस भरा हुआ है। सो हम कहेंगे ये दोनों केस में, ये एग्जांपल में हम क्या कहेंगे? इन ईच केस द सॉलिड एंगल फॉर्म इज सेम। आप बोलोगे सर ये सॉलिड एंगल के बारे में शुरू कर दिया, वहीं पे चला रहे, क्यों इतना ज्यादा चला रहे? अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इतना कर रहा हूं, इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बता देता हूं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा जानने में। मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, बताओ इस रिंग के अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है? अरे चार्ज रखा है तो यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो चारों तरफ जा रहा है, इक्वली इट्स गोइंग इन 4 पाई स्टेरेडियन। अगर हम कैसे पता कर देंगे ये कितना स्टेरेडियन है, तो 4 पाई स्टेरेडियन में सारा फ्लक्स जा रहा है q बाई एप्सिलॉन। इतने स्टेरेडियन में कितना जाएगा? यस, यू कैन फाइंड आउट। जितना फ्लक्स इसके अंदर से जाएगा वही तो निकलेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैं अब पहले आपको ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, जितना फ्लक्स पहुंचेगा वही तो चार्ज इंड्यूस करेगा। कितने चार्ज इंड्यूस होगा? बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, बट यू मस्ट थॉरोली अंडरस्टैंड व्हाट इज द सॉलिड एंगल हियर। इन ईच केस द सॉलिड एंगल फॉर्म इज सेम। इसका मतलब मैं अगर लिखूंगा लिटरली व्हाट इज सॉलिड एंगल और व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड, इट मे बी ए वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड, बट नाउ यू फिजिकली रियलाइज कि सॉलिड एंगल कितना होगा वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ द
कॉन्टोर मतलब कितना एरिया, रीजन ऑफ परव्यू, कितना व्यू रीजन को वो कवर कर रहा है, दैट इज व्हाट इज द थिंग, कितना बड़ा सेक्शन को कवर कर रहा है। अगर ये पार्ट ऑफ ए स्फीयर नहीं होके ये कुछ ऐसा शेप का भी होता तो कोई फर्क पड़ता क्या? फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड एंगल वुड हैव बीन द सेम, है कि नहीं? तो फिर कितना होता है सॉलिड एंगल, इसको जानने के लिए वी शैल राइट द फॉर्मूला। आई कैन डिराइव द फॉर्मूला, लेकिन आपको इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा मजा नहीं आता है, उसमें एनर्जी खत्म हो जाएगा, आपका एनर्जी और डाटा बचा के रखना है। अगर कोई इंटरेस्टेड है कि कैसे हुआ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग करें ये सब चीजें, नहीं तो नॉलेज तो धीरे धीरे डूब रहा है, ठीक है ना? नॉलेज धीरे धीरे डूबने लगा, और कुछ जनरेशन के बाद देखोगे लोगों के पास डाटा तो होगा, नॉलेज नहीं होगा, व्हाई हाउ नहीं होगा। तो बात ये चल रहा था कि अगर हमारे पास एक मान लो कि ये कोई एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। अब ये इसको लेके आप एक कोन बनाओ, ये कोन है, कोन का ये एंगल को हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड कोन एंगल और सेमी वर्टिकल एंगल। ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये कोन है ना? ये कोन है, और इस कोन का आपको पता करना है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल फाउंड बाय दिस कोन एट दिस पॉइंट। समझ में आया क्या? सपोज आई कुड फाइंड आउट द सॉलिड एंगल इज x। सपोज अगर मैं कोन को यहां से कट कर दूंगा, जो पार्ट निकल के आएगा वो यहां पे कितना सॉलिड एंगल करेगा? x और मोर देन x और लेस देन x। अरे बोलो, देखो सर फिर से बड़ा क्वेश्चन बोल, फिर से बोल रहा हूं, ये कोई कोन है, ये कोन है, हाँ, ये यहाँ पर कोई ढक्कन लगा है, कोनिकल जोन है, और मान लो कि दैट कोनिकल पार्ट हियर, दिस फ्लैट पार्ट इज फॉर्मिंग सम सॉलिड एंगल x हियर। अगर ये कोन को मैं ऐसे काट के आधा निकाल देता हूं, अब जो पार्ट बच गया यहाँ पर छोटा सा, उसका सॉलिड एंगल कितना होगा यहाँ पर? सेवन x मोर देन x लेस देन x, क्या होगा? मोर देन x होगा, इक्वल टू x। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये चीज यहाँ पे जितना एंगल कर रहा है, ये चीज भी तो उतना ही एंगल कर रहा है यहाँ पे। ये जितना एंगल कर रहा है यहाँ पे, ये उतना ही तो एंगल कर रहा है, isn't it? ये भी तो, ये ज्यादा एंगल कर रहा है कि ये ज्यादा एंगल कर रहा है? नहीं, दोनों तो बराबर एंगल कर रहे हैं। मैं क्या बोला, किस नजरिए से देखना है, कौन सा, व्हाट पार्ट ऑफ योर रीजन ऑफ व्यू इज कवर्ड बाय दिस पार्ट। क्या ये रहेगा, आपको जितना पार्ट छुपा के रखेगा बाहर का दिखाई नहीं देगा, ये रहेगा तो उतना ही दिखाई नहीं देगा, है कि नहीं? yes. तो आप कहोगे इसको अगर यहां से हम काट देते हैं तब भी सॉलिड एंगल वही रहेगा, ठीक है? ठीक है, अब बात चल रहा था, ध्यान से देखना इस वीडियो को, आप बढ़िया से बाद में देख के समझने की कोशिश करना। मेनी थिंग्स यू हैव टू फील एंड रियलाइज, लेकिन अगर लिटरली सारी चीज को लिखेंगे तो ऐसे टाइप बन जाएगा, फिर तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा समझने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा कोन है और जिस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, लेट थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल। अब जानते हो ना सेमी वर्टिकल एंगल क्या है? ये कोई कोन हुआ तो ये एंगल, ठीक है ना? ये कोई कोन हुआ तो ये एंगल को सेमी वर्टिकल एंगल, और जिसको हम अदरवाइज कहते हैं कोन एंगल। देन सॉलिड एंगल फॉर्म्ड at the apex is equal to solid angle formed at the apex A और apex O is equal to, यहाँ पे कितना solid angle formation होगा is given by a formula 2 pi into 1 minus cos theta, 2 pi into 1 minus, very easily it can be proved, very easily it can be proved, but I don't feel like doing it now here. किसी को अगर इंटरेस्ट है तो या फिर आफ्टर द क्लास मैं इसको करके आपको वीडियो भेज दूंगा। थोड़ा सा आपको देखना है कि कितना एरिया कवर कर रहा है और बाई आर स्क्वायर, सिंपल सा है। क्योंकि आपको फॉर्मूला से मतलब है तो मैं फॉर्मूला दे दिया 2 पाई into 1 minus cos थीटा। समझ में आया क्या? तो यस 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 यस, तो ये बात डाउट है, डाउट पूछ सकते हो आप।
यहाँ पर थीटा इज द कोन एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल तो 3 डायमेंशनल है। रीडिंग कोन दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा कि नहीं, गोल सा। द टोटल एंगल इज सॉलिड एंगल। हाँ, वो सॉलिड एंगल कितना होगा अगर 2 डायमेंशनल एंगल थीटा है तो। समझ में आया क्या? सो दैट सॉलिड एंगल इज सॉलिड एंगल पूरा लिया फिर आधा लिया पूरा सॉलिड एंगल फाउंड बाय द कोन एट द एपेक्स। पूरा कोन का सॉलिड एंगल कितना होगा? ठीक है, आधा क्या लेंगे, कोई सॉलिड एंगल का आधा क्या होगा, पूरा ही लेंगे। कोन का सॉलिड एंगल मतलब पूरा। समझ में आ रहा है? जस्ट इमेजिन ए कोन यू हैव, और अंदर देखो तो एक गड्ढा जैसे दिख रहा है, कुछ एंगल दिख रहा है पूरा का पूरा एंगल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द एपेक्स ऑफ द कोन व्हिच इज 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। किसी दूसरे दिन प्रूव कर लेंगे, आगे बढ़ो। ठीक है, 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। अभी सॉलिड एंगल हमें समझ में आ गया। मैं बस खाली समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं छोटा सा चीज करना चाहता हूं। थोड़ा दिमाग लगाना और बोलना मेरे को कि सपोज हियर इज ए रिंग ऑफ रेडियस r। ठीक है, हियर इज ए रिंग ऑफ रेडियस r एट ए डिस्टेंस √3r। क्वेश्चन है फाइंड सॉलिड एंगल formed by the ring at O about the point about the apex O में कितना सॉलिड एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बाबा, हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, पहले थीटा निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे हियर tan थीटा कितना रे बाबा, p by b is r by √3r which is 1 by √3, थीटा is 30 डिग्री। क्या बातें हजम हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। Yes. Then what is the solid angle? ओ सॉलिड एंगल मतलब कौन सा, आधा नहीं, पूरा का पूरा सॉलिड 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल O is equal to 2 pi into 1 minus cos 30 is √3/2, तो it is 2, it is pi into 2 minus √3, है ना? यूनिट क्या है? स्टेरेडियंस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। नेक्स्ट, इन द above question, एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा है, मतलब ये वाला क्वेश्चन। इफ ए q कूलम चार्ज is kept at O, find what flux passes through ring। रिंग के अंदर से कितना फ्लक्स जाएगा? अब यहाँ पर अगर q कूलम चार्ज रख देंगे, बात क्या हुआ? बात हुआ कि रिंग है, रिंग से दूर पे हमारे एक चार्ज है, चार्ज से q कूलम का रखें तो फ्लक्स तो चारों तरफ निकल रहा है। पूछा है बताओ इसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहे हैं। बड़ा खूंखार सवाल है भैया, कैसे करेंगे? लेकिन हमारे पास अभी सॉलिड एंगल की फंडा आ चुका है। यहाँ से जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो चारों तरफ जा रहा है। कितना फ्लक्स निकल रहा है? नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज q by epsilon by Gauss law, that q by epsilon flux is going in all directions, that means it is uniformly spread in 4 pi stellium। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि सेंटर में 4 pi stellium होता है। सो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स, सॉल्यूशन बता रहे हैं, सॉल्यूशन की बात चल रहा है। टोटल फ्लक्स of q by epsilon, total flux q by epsilon is
क्योंकि मीडियम कुछ नहीं दिया है तो एप्सिलॉन 0 लिख देंगे। इज यूनिफॉर्मली spread in all directions, that is 4 pi स्टेडियन। समझ में आ रहा है क्या? that is 4 pi स्टेडियन। ठीक है, 4 pi स्टेडियन में, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल तो 4 pi स्टेडियन होता है। आपको याद रहा कि नहीं रहा 4 pi स्टेडियन कैसे हुआ? 4 pi r स्क्वायर एरिया, 4 pi r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज 4 pi स्टेडियन। बता चुके हैं, बताया कि नहीं बताया थोड़ी देर पहले? Yes sir. हाँ 4 pi स्टेडियन। अच्छा यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है 4 pi स्टेडियन में जा रहा है q बाई एप्सिलॉन। 2 pi स्टेडियन में कितना फ्लक्स जाएगा? 2 pi स्टेडियन में कितना फ्लक्स जाएगा? उसका आधा, क्योंकि यूनिफॉर्मली जा रहा है ना चारों तरफ। तो 2 pi स्टेडियन में कितना फ्लक्स जाएगा? q बाई 2 एप्सिलॉन 0। अच्छा ये कितना स्टेडियन है वो तो निकाल चुके हैं ये। सो flux passing through ring is equal to q by epsilon 0 going through 4 pi स्टेडियन। तो 1 स्टेडियन में इतना फ्लक्स जा रहा होगा, और ये कितना स्टेडियन है? ये है पाई इंटू 2 माइनस रूट 3। क्या समझ में आ रहा है? सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग इज 2 माइनस रूट 3 टाइम्स q by epsilon 0। The flux passing through the ring is q by epsilon 0 times 2 minus root 3. This much flux is going. थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 4 छूट गया है नीचे। यस, 2 minus root 3 q by 4 epsilon 0। क्या सॉलिड एंगल वाला फंडा आपको समझ में आ रहा है? Yes. अब ये सॉलिड एंगल जो कोनिकल शेप का रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे जैसे जैसे मैं अभी बताया। लेकिन मान लो कि जो रिंग नहीं है स्क्वायर प्लेट है, तब तो फंसे, तब तो हम फंसे भाई। स्क्वायर प्लेट है तो कैसे करेंगे? स्क्वायर प्लेट है तो कैसे करेंगे? वहां पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। सपोज आई वांट टू गिव यू अनदर केस। अच्छा इस केस में मैं बोलूंगा कि नाउ आई चेंज द केस। थोड़ा सा सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं तो थोड़ा सोचेंगे कि मान लो कि ये रिंग नहीं है, कोई एक कंडक्टिंग प्लेट है। अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये फ्लक्स पहुंचेगा तो चार्ज इंड्यूस होगा। बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा। बाहर वाला सरफेस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा आप जानते हो? 5 इंटू एप्सिलॉन, दिस इंटू एप्सिलॉन 0 चार्ज होगा। ये प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं थ्योरी में गॉस लॉ का। If high amount of flux reaches the surface of a conductor, the charge induced on that face will be equal to minus pi epsilon 0। बताए थे कि नहीं बताए थे? Yes। तो सिमिलरली जैसे कितना फ्लक्स पहुंच रहा है पता चल गया, तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो भी पता कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को याद नहीं रहेगा, मैं न्यूमेरिकल के थ्रू से करवाऊंगा। पहले मैं अपना थ्योरी खत्म कर दूं। तो जब भी आपको किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी एक पॉइंट में कितना सॉलिड एंगल हो रहा है जानने की इच्छा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप आपकी चारों तरफ की दुनिया का कितना हिस्सा कवर पाते हो। कवर हो गया जिसको आप देख नहीं पाओगे, कितना हिस्सा कवर हो गया। जैसे 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 मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए स्क्वायर प्लेट। ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है ना। से इसका साइड लेंथ है a, ठीक है, साइड लेंथ है a। ए स्क्वायर प्लेट, ए कंडक्टिंग स्क्वायर प्लेट, a conducting square plate has side length a। conducting square plate का side length कितना है? a। a charge q was kept on its axis,
at a distance a by 2 from center. ठीक है. Now the question starts. What is solid angle formed by the plate 8 Q what amount of flux reaches the plate. Bit number 3. What are the charges induced on the two surfaces of plate. हाँ, ये क्वेश्चन तो आखिरी वाला तो ये, अगर किसी एक सरफेस पे स्मॉल क्यू हुआ तो दूसरे पे होगा माइनस स्मॉल क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज इंड्यूस 0 है, लेकिन वो क्यू का वैल्यू है कितना हमें निकालना है. ध्यान दें. अब देखो, ये रिंग होता तो शायद हम फटाफट निकाल देते. ठीक है, कोई एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का एक्सिस पे रखा है कोई चार्ज क्यू को, लेकिन हम करेंगे कैसे? सोचो कि सॉल्यूशन में ऐसे जा रहा हूं. हियर इज द स्क्वायर प्लेट, इमेजिन, और इसका साइड लेंथ कितना है? a है. यहां से a/2 डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज q रखा गया. अब ये स्क्वायर प्लेट अगर यहां पर बैठ के देखोगे पूरा दुनिया देख पाते थे, लेकिन ये रह जाने के कारण कुछ हिस्सा कवर हो गया है. What part of your region of view is covered? That is the solid angle. What fraction? है ना? अच्छा, यहां से देखेंगे तो दुनिया का कितना हिस्सा हम देख नहीं पाएंगे. जो इसके पीछे आएगा, ये इसके पीछे जो आएगा, ये इसके पीछे जो आएगा, लेकिन ये देखने में कोनिकल शेप नहीं है. कोन होता तो सेमी वर्टिकल एंगल निकाल के हम लोग 2 पाई ओवर माइनस cos थीटा करते. ये कोन नहीं है, स्क्वायर है. फिर भी तो सॉलिड एंगल बन रहा है. सोचो, वो कौन सा ठुंगा बताओ? वो मूवी हॉल में जो मिलता है आपका पॉपकॉर्न का ठुंगा, पॉपकॉर्न का पैकेट देखे हो ना, वो तो स्क्वायर शेप का होता है और ऐसा होता है. वो भी एक सॉलिड एंगल है. सॉलिड एंगल है. उसको अगर जनरेट करके लेंगे, तो वो तो भी कुछ ऐसे आ जाएगा अल्टीमेटली, है कि नहीं? ऐसे आ जाएगा. व्हाट इज द सॉलिड एंगल? क्योंकि यहां पर भी आप रहोगे तो इट इज कवरिंग सम पार्ट ऑफ योर व्यू. व्हाट इज द सॉलिड एंगल? इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. और कितना है? 2 - √2 और पे. कैसे तुम पता कर लिए? मैं जो बोल रहा हूं वो सुनने की एकदम कोशिश नहीं कर रहा है. क्या ये कौन सेट का है? क्या नहीं है. कौन होता तो तुरंत क्या कर दिया, ये a है, ये a/2 है, ये एंगल निकाल दिया, ये एंगल निकाल दिया, एंगल निकाल के वैल्यू निकाल दिया. अरे ये कौन नहीं है, ये स्क्वायर शेप का है. ये स्क्वायर शेप का है. अगर स्क्वायर शेप का कोई चीज आके रिड्यूस होके ऐसे हो गया है तो आप उसके लिए क्या करोगे? ऐसा हो गया है, स्क्वायर शेप का है, इसका और खींचो नीचे तो और छोटा हो जाएगा. हाँ, अगर ये रिंग शेप का होता तो हम लोग ये एंगल निकाल देते. ये स्क्वायर शेप का है. बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं. इमेजिन करो, फॉर्मूले पे मत जाओ, फिर पता चलेगा कि अभी तो चाइना डर रहा है सामान बेचेंगे बोलने से. लोग डरा देते हैं. कुछ दिन के बाद तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिमाग किसी के पास नहीं है. दिमाग किसी के पास नहीं है. रट्टा रट्टी करके पार हो गए. सर्टिफिकेट देख के माँ बाप खुश, पेरेंट्स खुश. ठीक है. हाँ, तो ये स्क्वायर प्लेट है और हमें पता करना है कि कैसे कितना सॉलिड एंगल होगा. थोड़ा इमेजिन करो. हमें क्या देखना है? हमारे चारों तरफ की वर्ल्ड को जो मैं देख पा रहा हूं उसका कितना हिस्सा मुझे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है. दिमाग लगाओ. वो बेसिक डेफिनेशन है सॉलिड एंगल का. बाकी जो फॉर्मूला तो काम का है.
अभी ये डिस्टेंस कितना था सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे। अब यहां से a/2 डिस्टेंस पे इधर को और एक प्लेट इमेजिन करो, कर दी। ऊपर को एक प्लेट इमेजिन करो, नीचे को एक प्लेट इमेजिन करो, सामने की तरफ a/2 डिस्टेंस में एक प्लेट इमेजिन करो, पीछे की तरफ अंदर की तरफ a/2 डिस्टेंस पे एक प्लेट इमेजिन करो। क्या आपको एक बॉक्स दिख रहा है? यस सर। क्या ये क्यू कूलम चार्ज उस बॉक्स का पूरा सेंटर में है? यस सर। Yes, sir. यस यस। और ये थ्रू आउट का बॉक्स का कितना हिस्सा खुला है? 5/6 पार्ट खुला है, 1/6 पार्ट कवर्ड है कि नहीं? 6 सरफेस होता है, 5 सरफेस खुले, एक सरफेस बंद है। दैट इज व्हाट इज कवरिंग द आउटर वर्ल्ड फ्रॉम यू। अच्छा, ये 1/6 है, मतलब मेरे पास जो टोटल सॉलिड एंगल था उसका 1/6 कवर्ड है। तो आप क्या कहोगे बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन? सॉलिड एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 4 पाई। एक्सप्लेनेशन लिखोगे धुआं निकल जाएगा, समझने की कोशिश करो तो जान निकल जाएगा। ठीक है, एक बार समझ गया तो खुद कर पाओगे। कितना हो गया? 2π/3 स्टेडियन। जी है, कोई हलवा नहीं है, आया खाया मुंह धोया चला गया, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ता है। अब उसके में सोचो। अब देखो दूसरी नंबर 2, इसमें क्या हो? What amount of flux reaches the plate? क्या बता सकते हो कितना फ्लक्स पहुंचेगा? जितना निकलेगा उसका 1/6 पार्ट पहुंचेगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे फ्लक्स रीचिंग द प्लेट, फ्लक्स रीचिंग द प्लेट। कितना फ्लक्स पहुंचेगा बाबा? सारा फ्लक्स पहुंचता तो चार्ज इंड्यूस होता है, फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, फ्लक्स पहुंचता Q/ε। सारा नहीं पहुंच रहा है, इट इज 1/6 पार्ट, क्योंकि 5/6 पार्ट तो खुला है, निकल गया। सो हाउ मच फ्लक्स इज रीचिंग द प्लेट? Q/6ε0, है ना? अच्छा, इसको हम 5 कहेंगे। बीट नंबर 3 में चार्ज इंड्यूस्ड ऑन दी प्लेट्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? प्लस माइनस। फॉर्मूला क्या था? अगर 5 चार्ज पहुंचेगा तो चार्ज कितना इंड्यूस होगा? 5 अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर कहीं पहुंचेगा कितना चार्ज इंड्यूस करेगा बताए थे? -5ε0। क्या तुम लोग भूल जाते हो तो कैसे पढ़ाऊं? यस सर, वही बोलने जा रहे थे। वही बोलने जा रहा था। अच्छा, मैं बोल दिया, ठीक है। तो 5 अमाउंट ऑफ फ्लक्स पहुंचेगा तो चार्ज इंड्यूस होगा -5ε0, इधर +5ε0, नॉट गिवन इन एनी ऑफ योर बुक्स। ठीक है, ढंग से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल कर पाओगे, लेकिन न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको। और वो लोग न्यूमेरिकल करते वक्त कितना इंटीग्रेशन भरते हैं देखोगे, धुआं निकल जाएगा। ठीक है पढ़ा रहे लोग ज्योग्राफी वाला, हिस्ट्री वाला, ऐसे ऐसे कुछ नाम देखे, देखो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, एकदम इंटीग्रेशन करके धुआं निकाल देते हैं पूरा, जो कि चुटकी में बनेगा। तो चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट्स कितना हो जाएगा? इट विल बी Q, 5 इज द फ्लक्स रीचिंग दैट इनटू ε0। और एक प्लेट में एक तरफ होगा नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज, सो माइनस प्लस। 5 का वैल्यू कितना है? Q/6 ε0, माइनस प्लस करो तो इट विल बी प्लस माइनस Q/6। So the charge appearing on the two faces of the plates are minus Q/6 and plus Q/6। ठीक है, क्या मैं आपको गॉस लॉ ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? यस सर। Yes. यस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा लेते हैं कि एग्जाम्पल 3Q and -4Q are 3Q and -4Q are or -2Q are located far away। एक इरडोप करके बुक है, उसका क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, दे देते हैं आपको, मजा आएगा सोचने में, बोल के दे दिए।
नहीं तो इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको मजा आएगा करने में इसीलिए। 3q एंड -2q आर लोकेटेड फार अवे, तो यहां पर कोई 3q चार्ज है, ठीक है, और दूर में -2q चार्ज है। आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ फ्लक्स नेगेटिव चार्ज में जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स चारों तरफ निकलेंगे ऐसे 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 ऐसे, लेकिन कुछ फ्लक्स इसके जाके इसमें घुसेंगे, है ना, कुछ फ्लक्स यहां से जाके इसमें घुसेंगे, सारा तो नहीं जाएंगे क्योंकि 3q से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। कितना निकलेगा? 3q/ε, -2q पे कितना घुसेगा? 2q/ε। बाकी फ्लक्स नहीं घुस रहे, कुछ घुस रहे, कुछ नहीं घुस रहे, है कि नहीं? तो कुछ फ्लक्स यहां से निकले और दूर गए, कोई एक लाइन से फ्लक्स यहां से निकला ऐसे आके इसमें घुस गया, किसमें? नेगेटिव चार्ज में। नेगेटिव चार्ज में फ्लक्स घुस रहे थे, ये भी आके घुस गया। सपोज यहां से कुछ अल्फा एंगल करके निकला और यहां पर बीटा एंगल करके घुसा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा? यहां से अल्फा एंगल करते हुए निकलेगा जो फ्लक्स, वहां पर बीटा एंगल में घुसेगा, तो अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या है? क्या है? A line of flux coming out from 3q enters -2q. Find relation between अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर कितना चार्ज है भैया? यहाँ पर चार्ज है +3q, इधर क्या चार्ज है? -2q। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब सोचने वाली चीज ये हुआ कि ये अगर हम कोई कोनिकल सेक्शन देखेंगे, ये +3q, अगर यहां से निकलता हुआ कोई फ्लक्स ऐसे आ रहा है, इसमें पहुंच रहा है, तो इधर से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो भी तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि वो तो ऊपर नहीं जा सकता। लाइंस ऑफ फ्लक्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, मतलब यहां से निकलता हुआ फ्लक्स भी पहुंचना जरूरी है। ऊपर से जाता हुआ फ्लक्स हो सकता है पहुंचेगा या फिर भाग जाएगा, लेकिन इसके नीचे जितने हैं वो सारे तो इसके पास पहुंचेंगे, ये जरूरी है। और सिमेट्री से पता चल रहा है कि ये फ्लक्स अगर पहुंच रहा है तो इधर से भी कोई फ्लक्स जाएगा तो भी पहुंचेगा, मतलब इसके अंदर से भी जो फ्लक्स जाएंगे वो भी सारे यहाँ पे पहुंचेंगे। क्या मेरी लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस। मतलब ये पूरा का पूरा एंगल में जितना फ्लक्स निकलेंगे और ये पूरा का पूरा एंगल में जितने फ्लक्स घुसेंगे दोनों बराबर होंगे। क्या समझ में आया? यस 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 यस। तो मैं फिगर को थोड़ा ऐसे बनाता हूं क्योंकि स्कूल वाले पूछेंगे नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में क्यों लिखेंगे हम लोग। 3q है, चार्ज यहाँ है, ये -2q है, यहां से कोई फ्लक्स निकला है और यहाँ पे आके ऐसे खत्म हो गया, ऐसा कोई फ्लक्स निकला है यहाँ पर आके खत्म हो गया, ये एंगल है बीटा। थोड़ा सा फिगर बड़ा ज्यादा कर दिया हूं, फिगर को थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा, ये ऐसा है और इधर से आता हुआ ऐसा है, तो हम कहेंगे 3q से निकलता हुआ सारा फ्लक्स, इस जोन से निकलता हुआ सारा फ्लक्स और -2q पे घुसता हुआ इस जोन में सारा फ्लक्स बराबर है। अच्छा, ये तो फ्लक्स ऑफ 3q leaving 3q for reaching -2q is equal to कितना सरल एंगल है भैया? अब अल्फा में से सरल एंगल कितना होता है? 2 पाई इंटू 1 माइनस cos अल्फा, है कि नहीं? ये होता है सरल एंगल। इतना सरल एंगल में जितना फ्लक्स निकलेगा, इतना सरल एंगल में कितना फ्लक्स निकलेगा? अरे 3q/ε निकलता है, 3q/ε निकलता है 4 पाई स्टेडियन पे, यूनिट स्टेडियन पे कितना होगा? 3q/4πε0। इतना सरल एंगल में कितना होगा?
ये 3q/4πε0 into 2 पाई into 1 माइनस cos अल्फा, थोड़ा मारपीट करो तो पाई पाई को खा गया, 2 2 को खा गया, क्या मिला 3q/2ε0 1 माइनस cos अल्फा। क्या चीजें सबको समझ में आया? फ्लक्स ऑफ 3q लीविंग 3q फॉर रीचिंग -2q, इतना फ्लक्स यहां से निकल रहा है जो यहां पे पहुंचेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच फ्लक्स इज रीचिंग 2q, रीचिंग -2q, फ्लक्स रीचिंग -2q, इसको मिटाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, फ्लक्स रीचिंग -2q, फ्लक्स 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 रीचिंग -2q इज इक्वल टू, ये कितना सरल एंगल है, ये अगर कोण एंगल कोण एंगल अगर बीटा है तो इट इज 2 पाई into 1 माइनस cos बीटा। अच्छा ये लोग दूर दूर है, पूरा 4 पाई स्टेडियम में फ्लक्स आके इसमें घुस रहा होगा, कितना 2q/ε, फ्लक्स एंटरिंग हियर इज 2q/ε, सो 2q/ε0 फ्लक्स घुस रहा है कितने स्टेडियम में, 4 पाई स्टेडियम में, यूनिट स्टेडियम में 2q/ε0 डिवाइड बाय 4 पाई, इतना स्टेडियम में इंटू 2 पाई, तो ये हो गया 1 माइनस cos बीटा इंटू q/ε0। तो यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, वहां पे कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, वो दोनों बराबर होना जरूरी है। सो आप कहोगे 3q/2ε0 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू q/ε0 1 माइनस cos बीटा। अब ये q/ε0 गया तो क्या मिला 3/2 into 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos। हाँ इसमें से अल्फा बीटा किसी का एक वैल्यू दिया रहेगा, the other one you can find out or you can simplify and write, सिंपलीफाई एंड राइट, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करो, 3 - 3 cos अल्फा इज इक्वल टू 2 - 2 cos बीटा, सबको एक तरफ करो सिंपलीफाई करके रिलेशन। नाउ बट व्हाट आई वांटेड टू नो इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, दैट इज क्लियरली सीन हियर। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now to go for the numericals related to Gauss law, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा मैं सारा फॉर्मूला को लिख दूं। गॉस लॉ के रिलेटेड जो फॉर्मूले थे सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोगों को उसका मीनिंग मालूम है क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं। इसमें फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स आई वांट टू राइट, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये काम आप लोगों को करना चाहिए, करते नहीं हो तो क्या करें। आजकल तो माँ बाप भी मजबूर है, भूखा प्यासा सो जाते हैं लोग, आके खाते नहीं, लेके पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, पहला हुआ नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, कोई बताएगा क्या था? q/ε, राइट, एप्सिलॉन, डोंट राइट ε0, इट इज net flux coming out. It was related to the electric field by the relation E is equal to d phi by ds. Yes, yes, yes. अच्छा, flux is a scalar quantity and it is given like this. Point number 2 is this. अच्छा, E का magnitude is this. Direction is tangent to lines of flux. ये अगर हुआ flux, तो E at point P is tangent to the lines of flux. Point number 3. फिर हम लोग क्या देखे कि जो हमारा गॉस लॉ कैन बी रिटन एज E डॉट ds का सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन, जिसमें E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द क्लोज सरफेस due to the charge inside or outside or both? Both. Due to both. Due to both. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जेई में आ चुका है। इलेक्ट्रिक E क्या है? इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस यू सी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एट एनी पॉइंट ऑन द क्लोज सरफेस ड्यू टू द चार्ज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, दोनों के लिए मिलके। अच्छा ये हो गया। कुछ लोग याद रखे क्या है, 2-3 लोग आंसर बोल रहे हैं, बाकी लोग तो सुन रहे हैं, सोचते हैं हम जान नहीं पाएंगे। जानते हैं लेकिन क्या करेंगे, हमें भी तो
सच्चाई मालूम है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 30 से 30 को IIT मिल गया, मिलेगा तो नहीं। तो मैं भी क्यों वरीड हूँ, ये तो दुनिया का नियम है। कितने लोग लगेंगे, उसमें से कुछ लोग सिंसियरली लगेंगे, उनको मिलेगा, जो सिंसियरली नहीं लगेंगे उनको नहीं मिलेगा। सारा इंजीनियर बन जाएंगे तो जब बीवी बच्चों को लेके जाएंगे गुपचुप कौन खिलाएगा? खिलाने वाला तो कोई हो ना, गोलगप्पा। हाँ, तो यू मस्ट लव योर फ्रेंड्स। यस, तो ऐसा है। नंबर 4 में हम लोग देखें कि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ Q coulomb in a medium is equal to Q by epsilon 0 epsilon r। कोई Q कूलम चार्ज को एयर में रखेंगे, कितना फ्लक्स निकल के आएगा? Q by epsilon 0। मीडियम के अंदर रखेंगे, कितना फ्लक्स निकलेगा? Q by epsilon 0 into epsilon r। epsilon r is the electric constant of the medium। बेसिक फॉर्मूला, ये गड़बड़ सारा गड़बड़ करता है आगे, ध्यान दें। नंबर 5। अच्छा, तो इफ हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स reaches a conductor, the charge induced on the face of conductor is Q induced is equal to phi epsilon 0। नंबर 6, ठीक है, ये देखिएगा। The charge coming out of a the flux coming out of a point charge through a solid angle of 1 stellium is equal to, कोई Q कूलम चार्ज है, कोई Q कूलम का चार्ज है, उस Q कूलम का चार्ज से 1 स्टेडियम सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स निकलेगा? कितना निकलेगा? You will say it is 4 पाई स्टेडियम से सारा फ्लक्स निकलता है, तो एक में कितना निकलेगा? Q by 4 पाई epsilon 0 is equal to Q by 4 pi epsilon 0। The amount of flux coming out of 1 stellium is called Q by 4 pi epsilon 0। समझ में आया? अच्छा, नंबर 7, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे आपको समझ में आया कि नहीं आया। सपोज दिस इज ए consider a hollow conducting sphere with an opening as shown। A charge Q was held at center of sphere, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर पे पकड़ के रखा गया। फाइंड चार्ज अपीयरिंग
ये कोई एक स्फीयर है, फिगर दिया है, ठीक है, स्फीयर गोल दिख रहा है, नहीं गोल नहीं दिख रहा है, गोल गोल बनाते हैं, गोल गोल स्फीयर है, फिगर में दिया गया है, गोल गोल स्फीयर है, ठीक है, बोल रहा है कि एक स्फीयर दिखाया गया है, कंसीडर ए हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर विथ एन ओपनिंग एज शोन, इसमें एक ओपनिंग है, तो ये हिस्सा खुला है, ठीक है, ये हिस्सा खुला है, ठीक, ये हिस्सा खुला है, मटकी जैसा है, ये हो गया स्फीयर का सेंटर, और फिगर में ये एंगल को चलो मानते हैं कि ये एंगल को 60 डिग्री दिया है, ठीक है, ये एंगल को दिया 60 डिग्री, और बोला है कि ये जो ओपनिंग है यहाँ पे क्यू कूलम चार्ज रखा है, तो ऑब्वियसली क्यू कूलम के चलते अंदर होगा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा बाहर कितना पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होगा? व्हाट पॉजिटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर? क्या आप लोग कर पाओगे इसको? प्रूव करो कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब ये क्वेश्चन करना कोई मुश्किल चीज तो था नहीं। हम क्या करेंगे इसमें, कहेंगे हाँ फॉर्मूला कंटिन्यू कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर पहले देखेंगे कि जो ओपनिंग है वो कितना एरिया है, व्हाट इज द ओपनिंग एरिया। सॉल्यूशन में ऐसे देखेंगे सॉलिड एंगल ऑफ ओपनिंग is, you know, the formula is 2 pi into 1 minus cos theta. 2 pi तो 2 pi है, cos 60 है, that is coming pi. ओह ये पाई स्टेडियन कर रहा है। यहाँ पर टोटल स्टेडियन कितना है? 4 pi. पाई तो भाग जाएगा, बाकी 3 pi पहुंचेगा। So flux reaching the conductor is equal to flux reaching the conductor is equal to कितना है? It is Q by 4 pi epsilon। अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे flux coming out through a one स्टेडियन से इतना flux। तो अभी यहाँ पर कितना स्टेडियन है? It is 4 pi minus pi। ओपनिंग तो है pi ना, the opening area is pi। तो कंडक्टर का एरिया कितना है? आप यहाँ पे लिख सकते हो सॉलिड एंगल ऑफ ओपनिंग इज पाई, सॉलिड एंगल ऑफ द स्फीयर एट द सेंटर इज 3 पाई, 4 पाई माइनस पाई। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3q by 4 एप्सिलॉन 0। अब चार्ज क्या होगा इंड्यूस्ड? चार्ज इंड्यूस्ड अंदर वाले सरफेस में कितना होगा, बाहर वाले सरफेस में कितना होगा? अंदर वाले सरफेस में जितना होगा बाहर वाले में उतना होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। सो माइनस प्लस लिख देते हैं, कितना? 5 epsilon। It is equal to 5 dash। So it is 5 dash into epsilon 0। 5 dash के साथ epsilon 0 मल्टीप्लाई करो तो it is 3q by 4। हम लिखेंगे प्लस माइनस। कहाँ पूछा है? आउटर सरफेस में। और आउटर सरफेस कितना हो जाएगा? आउटर सरफेस में ओनली प्लस, इनर सरफेस में नेगेटिव। तो चार्ज ऑन आउटर सरफेस, charge on outer surface is 3q by 4। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. नोट पॉइंट नंबर 7 में हम लोग देखे थे कि ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर से सिग्मा इज q by 4 pi r square। ऐसा केस में we have seen कि the intensity was 0 inside, suddenly rises at the surface and again drops down। ये हो गया distance from center। E is maximum on the surface। E was equal to 0 for x less than r। It was equal to k q or q by 4 pi epsilon into x square for x greater than equal to r। कितना सिंपल फॉर्मूला है that everyone can tell, but can you tell me what is epsilon here? Permittivity of the medium
इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर? Outside. आउटसाइड द स्फीयर, क्योंकि h लेस देन ग्रेटर देन r में हम लोग यहाँ पर लिए थे गॉसियन सरफेस, बाहर लिए थे। मतलब स्फीयर में ऑयल भर देने से इंटेंसिटी बदलेगा क्या सरफेस का? इफ यू फील ए कंडक्टिंग, No, sir. हाँ, No, sir. if fill oil into a charged conducting sphere, intensity is not going to be affected. If you dip this sphere into oil, तो बाहर इंटेंसिटी अफेक्टेड होगा, क्योंकि बाहर का एप्सिलॉन बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगा। ऑन द सरफेस E का वैल्यू कितना था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, which is Q by 4 pi epsilon r square, ठीक है ना? सरफेस में इंटेंसिटी इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। If two spheres have same surface charge density but different sizes, but intensity on their surfaces has to be same, है ना? तो ये हो गया क्वेश्चन नोट पॉइंट नंबर 7। तो इसमें स्टार मार्क लिखेंगे, if two charged conducting spheres are brought to contact and taken away again, then E on their surfaces will be सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई दो चार्ज स्फीयर को, दोनों चार्ज स्फीयर थे, एक बड़ा था एक छोटा था, पास लाए, टच करवाए, टच करवाने के बाद फिर से दूर दूर देने दिए। अब क्या जानते हैं हम, टच करवा देने से दोनों में चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर हो जाता है, तो इसके सरफेस पे इंटेंसिटी, इसके सरफेस पे इंटेंसिटी दोनों हो जाएंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सो कोई भी दो ठो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को अगर टच करवाने के बाद दूर ले लेंगे तो दोनों की सरफेस में इंटेंसिटी बराबर होगा। हर एक वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। टच करवाने के बाद, नहीं कि यहां पर रखा था यहां पर रखा था, दोनों के वायर से जोड़ दिए। मेनी ऑथर्स आर क्रिएटिंग ब्लंडर मिस्टेक्स इन ऑल दिस थिंग। दो स्फीयर को फिजिकली टच करवाना और दोनों के वायर से जोड़ना टोटली अलग अलग चीज है। क्या अलग चीज है वो हम आपको बताएंगे जब हम पोटेंशियल पढ़ाएंगे। दो स्फीयर को अगर हम एक वायर से जोड़ेंगे, देयर पोटेंशियल विल बी सेम बट चार्ज पर यूनिट एरिया विल नॉट बी सेम, बट व्हेन दे आर फिजिकली ब्रॉट टू कांटेक्ट, पोटेंशियल इज सेम एज वेल एज चार्ज पर यूनिट एरिया इज सेम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, इस चीज लोगों को समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों को परेशान करते हैं। वो लिख देते हैं टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, फिर फॉर्मूला लगा देते हैं बराबर चार्ज डेंसिटी वाला। ये लो लेवल के ऑथर्स होते हैं, लो लेवल के बच्चे उनको फॉलो करते हैं और कंफ्यूजन करके लाके टीचर के सामने रखते हैं। सर ऐसे लिखा है, सर बोलेंगे ऐसा नहीं हुआ सर, आंसर ये दिया है। आंसर जो भी दिया वो इंसान है कि भगवान है? आपके जैसे हमारे जैसा ही कोई है तो जो क्वेश्चन आंसर लिखा है। ठीक है, तो इसमें देखो हर एक चीज इंपोर्टेंट है। अगेन दे शुड बी कंडक्टिंग। अगर दो प्लास्टिक बॉल ला के रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना? क्योंकि उसमें चार्ज शेयरिंग नहीं होगा। कंडक्टिंग बॉल है तो चार्ज शेयरिंग होगा। दूसरा चीज हुआ, ये चार्ज कंडक्टिंग बॉल के लिए हम देखें इंटेंसिटी हर जगह 0 है। नोट पॉइंट नंबर 8 में हम देखना चाहेंगे, नोट पॉइंट नंबर 8 में, कि क्या अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर नहीं होता, कोई प्लास्टिक बॉल होता तो क्या होता? तो क्या सेंटर में चार्ज 0 होता? सपोज हम कहेंगे, समझने की कोशिश करो, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक कंडक्टिंग बॉल है। I want to understand the intensity is 0 at any point inside using Coulomb's law. गॉस लॉ से तो हम लोग कर लिए थे। Coulomb's law कह रहा है कि चार्जेस हर जगह है। हाँ ठीक है, ऐसा है चार्जेस। सेंटर में कितना होगा इंटेंसिटी? आप यहाँ पर कोई प्लस 1 कूलम चार्ज रखो और इस सरफेस पे हर जगह चार्ज पड़ा हुआ है। हर जगह अगर चार्ज पड़ा हुआ है, हर जगह अगर चार्ज पड़ा हुआ है तो समझने की कोशिश करना। हर जगह चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर प्लस 1 कूलम चार्ज रखेंगे, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज हियर एट द सेंटर विल बी 0। सेंटर में इंटेंसिटी 0 होगा, वो समझ में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। लेकिन ये क्या कर रहा है,
इट इज जीरो एट एनी पॉइंट x लेस देन r, मतलब खाली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, हर जगह जीरो है। अब ये तो कूलम जी महाराज नहीं बता सकते, हम लोग कैसे सोचते हैं, कूलम भी बता सकते हैं कि कैसे जीरो होगा। चलो कूलम्स लॉ की सहारे हम देखने की कोशिश करते हैं। y इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, लेट मी डू इट नाउ। हम लोग गॉस लॉ से देख लिए थे, हम लोग क्या किए थे कि कोई हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर था, अंदर इंटेंसिटी जीरो है, क्यों? क्योंकि हम एक सरफेस इमेजिन कर लिए, कहेंगे कि इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं है, कंडक्टर को जो भी चार्ज हो सरफेस में चले जाता है, यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, तो कोई इंटेंसिटी नहीं है। आसान से हल्के फुल्के आंसर निकाल के हम लोग खुश हो गए थे। यूजिंग कूलम्स लॉ हमें बताना है कि इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज जीरो। सपोज आई एम इंटरेस्टेड फॉर द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हियर, जो कि सेंटर पे नहीं है, कितना दूर पे है, कितना दूर पे से r डिस्टेंस पे, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल r है। मैं यहाँ पे ऐसा एक लाइन खींच लेता हूँ। इमेजिन आई वांट टू सी y इंटेंसिटी एट पॉइंट p इज जीरो, y इंटेंसिटी एट पॉइंट p जीरो यूजिंग कूलम्स लॉ। I consider a small angle here, a small surface area, I call it ds1. Suppose this ds1 is at a distance r1, ठीक है। I extend these two surfaces, I get a corresponding bigger surface, I call it ds2 at a distance r2। फिगर से देख के पता चला है कि ये जितना सॉलिड एंगल होगा ये उतना ही सॉलिड एंगल होगा, ये जितना सॉलिड एंगल होगा ये उतना ही सॉलिड एंगल होगा। What is solid angle here? Area by r square, फॉर्मूला दिए थे ना, एरिया बाई r square, 4 pi r square by r square देता था 4 pi स्टेडियन। So what is the solid angle here? ds1 by r square, r1 square, and that should be equal to ds2 by r2 square। हाँ सर समझ में आया, ठीक है, ठीक है। Now you know charge is uniformly distributed on this, say it is sigma coulomb per meter square। So what is the charge here? Charge into area, charge here, charge into area। If I consider a small surface area, I can consider this is a point charge। इसके चलते यहाँ पे इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगा, you call it E1। इसके चलते यहाँ पे इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगा, you call it E2। हाँ, क्या कोई बताएगा मुझे E1 क्या है? E1 is K Q by R square। Q कितना है भाई? सिग्मा ds1 by R square मतलब R1 का स्क्वायर। E2 कितना है? K Q मतलब सिग्मा ds2 by कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं, K Q by R square R2 स्क्वायर। एंड दे आर ऑपोजिट, तो E नेट कितना होगा? E1 plus E2 की E1 minus E2, E1 minus E2 because they are in opposite directions। तो कितना हो जाएगा देखो तो हम कहेंगे K सिग्मा तो बाहर गया, ds1 by r1 स्क्वायर, ds2 by r2 स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 0। रीडिंग क्या चीजें समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अरे तो मैं ये सब क्यों बताया आपको, क्यों बताया आपको? क्योंकि गॉस लॉ यूज करते तो हमारे पास लॉजिक क्या था, यहाँ पर इंटेंसिटी क्यों जीरो है? सरफेस इमेजिन कर लो, अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज सरफेस पे चला गया है, इसलिए जीरो। क्योंकि कंडक्टर, अगर ये प्लास्टिक बॉल होता तो हम लॉजिक को तो नहीं लिख पाते, क्या कहते हैं? सपोज ये कोई कंडक्टिंग बॉल नहीं है, प्लास्टिक बॉल है, लेकिन चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इन दैट केस आल्सो इट विल बी जीरो। कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के केस में अंदर जीरो होता है क्योंकि चार्जेस आर ऑलरेडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर नॉन कंडक्टिंग है और उसके सरफेस पे चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तब भी इंटेंसिटी जीरो होगा। इज दैट क्लियर? यस, बात समझ में आ गया ना? बट ध्यान रहे कि ये अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तब, स्फेरिकल बॉडी है तब, तो स्फेरिकल बॉडी है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर में क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी, अंदर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये अगर कोई कंडक्टिंग बॉल होगा तब भी उसके अंदर जीरो होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तब भी उसके अंदर जीरो होगा। तो ये सारा डेफिनेशन से, डिराइवेशन से हमें एक चीज समझ में आया, ये कि फॉर एन इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी, insulating spherical body for uniform charge distribution on the surface,
इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इनसाइड इज 0। सो इंसुलेटिंग हो या कंडक्टिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडक्टिंग होने से इफ द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्जेस ऑलरेडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। नॉन कंडक्टिंग होने से इफ द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे बोलना पड़ता है। ठीक है, ये बात है। लेकिन कंडक्टर की केस में अंदर हरदम 0 होता है। अगर हम कहेंगे कोई कंडक्टर है एलिप्टिकल फेस का, इसके अंदर हर जगह इंटेंसिटी 0 होगा। लेकिन कोई अगर नॉन कंडक्टर है यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके अंदर 0 नहीं होगा। तो ज्यादा बोलने से आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, यही रुक जाते हैं। जब ये सब चीज हजम हो जाएगा आगे बताएंगे। मान लो कोई एलिप्सॉइड है कंडक्टिंग, अंदर हर जगह इंटेंसिटी 0 होगा। नॉन कंडक्टिंग एलिप्सॉइड है एनी अदर क्लोज सरफेस, अंदर हर जगह इंटेंसिटी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये लॉजिक सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर हम क्या देखें, किसी भी पॉइंट में जब इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिए उसको करेस्पॉन्ड करके एक बड़ा सा एरिया इधर मिल रहा है। फॉर एवरी स्मॉल एरिया दिस साइड you find a corresponding big area this side. For every small area this side, you find a corresponding big area this side, and their solid angles are same, so their intensities counterbalance each other. Net intensity at this point is 0. समझ गए हैं समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे जो अनाड़ी है। समझ में आया क्या? Yes. यस। Yes, sir. अभी किसका डाउट है बोलो। Sir, DS1 by R1 square equal to DS2 by R2 square कैसे हो? हे भगवान दया निधान। कोई अगर एरिया है, ये एरिया यहाँ पे कितना है सॉलिड एंगल कर रहा है, फॉर्मूला क्या है? ए बाय आर स्क्वायर। ये यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल करेगा? DS2 by R2 स्क्वायर। ये कितना करेगा? DS1 by R1 स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं सॉलिड एंगल। तो आज की सभा को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। गौस जी महाराज ने हमारे पूरी टाइम ले लिए। अगले क्लास इनकी और थोड़ी थ्योरी बाकी है, उसको देख लेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चलो।